अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं आपके सामने उर्दू और उसकी असनाफ के हवाले से एक अहम लेक्चर पेश करने जा रहा हूँ। ये लेक्चर ख़ास तौर पर तलबा, असातिज़ा और अदब से मोहब्बत रखने वाले तमाम अफराद के लिए एक रहनुमा के तौर पर यानी गाइड के तौर पर तरतीब दिया गया है। चूँकि उर्दू अदब एक वसी और गहरा सब्जेक्ट है, इसलिए मुमकिन है कि मैं इसके तमाम पहलुओं का इहाता ना कर सकूं या कुछ निकात रह जाए। इसी तरह बशरी तकाज़ुं के तहत अगर इसमें कोई गलती हो तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बजाय तनकीद के मुखलिसाना मशवरे और इस्लाही तजावीज़ के ज़रिए इस इल्म को मज़ीद बेहतर बनाने में मेरी मदद करिएगा। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अदब की खूबसूरती, इसकी मुख्तलिफ असनाफ और उसके फ़िक्री व फ़नी पहलुओं को सादा और मौसर अंदाज में बयान कर सकूं, ताकि ये लेक्चर न सिर्फ मालूमाती हो बल्कि दिलचस्प भी साबित हो। उम्मीद है कि आप इस सफ़र में मेरे हमरा रहेंगे और अपनी कीमती आरा से इस कोशिश को मज़ीद निखारने में मेरा साथ देंगे। तो प्यारे नाजरीन, आए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में हम उर्दू के हवाले से बुनियादी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि जो हमारे असातिज़ा साहिबान होते हैं और जो ख़ुसूसी तौर पर हमारे तलबा होते हैं, उनको आगाज़ से कैसे पढ़ाना है, और कभी कभी हमारे असातिज़ा साहिबान भी लेसन प्लानिंग में थोड़ा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब के लिए एक गाइड के तौर पर मैंने ये जो एक दो लेक्चर्स बनाने हैं, तो ये एक गाइड का काम करेंगे आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो पहले हम हर कोई लेक्चर हम ज़ुबान से शुरू कर सकते हैं। ज़ुबान, जिसको कुछ लोग ज़बान भी कहते हैं, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है यानी तरसील का जो अमल होता है, वो इस ज़ुबान के ज़रिए से ही हम अंजाम देते हैं। ज़ुबान की वैसे तो दो शक्लें हैं अमूमी तौर पर जो हम जानते हैं। एक है तहरीरी ज़ुबान होती है, दूसरी होती है तकल्लुमी ज़ुबान। तहरीरी ज़ुबान होती है जो लिखने के तौर पर हम इस्तेमाल में लाते हैं, और तकल्लुमी ज़ुबान होती है जो हम बोलने के वक्त इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑरल लैंग्वेज भी हम उसको कह सकते हैं। तकरीरी ज़ुबान जिसको हम कहते हैं। तो ज़ुबान जो होती है, ये इंसानी जज्बात, एहसासात और जो इंसान के तख़य्युलात होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, चाहे तहरीरी तौर पर हो या तकरीरी तौर पर हो। ठीक है, चाहे किताबी तौर पर तहरीरी यानी राइटिंग के ज़रिए से हम किसी तक अपनी बात पहुंचाए, या ऑरली हम किसी तक बात पहुंचाए। तो ये ज़बान की दो सूरतें होती हैं अमूमी तौर पर। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में कमो बेश आज के टाइम पे करीबन 7,000, हाँ 7, आज के वक्त दुनिया में करीबन 7,000 जो है ज़ुबानें बोली जाती है पूरे दुनिया में। तो हर किसी ज़ुबान में जो है अदब तख्लीक नहीं दिया जाता। किन ज़ुबानों में अदब तख्लीक किया जाता है? जो अमूमी तौर पर जिनके बोलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनमें लोग अपने एहसासात, जज्बात तहरीरी तौर पर और तकल्लमी तौर पर दोनों तरीक़ों से करते हैं, तो उस वजह से फिर हमारे यहाँ अदब मौरिज़ वजूद में आ जाता है। तो उर्दू चूँकि ये हमारे बरसगीर में ये अच्छे से बोली जाती है और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये बोली जाती है, और इसमें बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे अदीबों ने, बहुत सारे नसर निगारों ने इसमें लिखा है। तो ये एक अदबी ज़ुबान भी है। तो अदब होता क्या है? अदब को हम इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। क्या अदब को हम लिटरेचर कहते हैं? अदब को हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। तो अदब की अगर आप डेफिनेशन याद रखना चाहोगे, तो अदब हर वो तहरीर जिसमें तदब्बुर हो, तफक्कुर हो, एहसास हो, जज्बा हो, तखय्युल हो, उसको हम अदब कह सकते हैं। ठीक है, या उसको अदब कहते हैं। हर वो तहरीर जिसमें तदब्बुर हो, तफक्कुर हो, एहसास हो, जज्बा हो, फिक्र की बुलंदी हो, उसको अदब कहते हैं। ठीक है, यानी हर कोई तहरीर अदब भी नहीं होती है। हर किसी तहरीर को अदब के ज़ुमरे में हम ला नहीं सकते। जैसे कि अखबार होते हैं, उनमें रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, उनमें हमारे एहसासात, जज्बात का दखल नहीं होता, इसलिए हम उसको अदब में शुमार नहीं करते।
تو अदब के लिए ज़रूरी है कि उसमें हम अपने एहसासात, जज्बात, तख़य्युलात, वो सारी चीज़ें जब हम किसी तहरीर में डालते हैं तब जाके तहरीर अदब के ज़ुमरे में शामिल हो जाती है। तो अमूमी तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर अदब के दो हिस्से करार पाते हैं। एक को हम शायरी कहते हैं उर्दू में, शायरी या नज़्म, और दूसरे को हम नसर कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में कहें तो शायरी को हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? पोइट्री। शायरी को हम इंग्लिश में पोइट्री कहते हैं, और नसर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोज। ठीक है। शायरी यानी नज़्म को हम पोइट्री कहते हैं और नसर को हम प्रोज कहते हैं। अब आप जानने की कोशिश करें कि शायरी की डेफिनेशन क्या होगी। शायरी या नज़्म की डेफिनेशन क्या है? शायरी अदब का वो हिस्सा होता है जिसमें हम शेरी इस्तिलाहात यानी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और वो पोइटिक डिवाइसेस क्या है वो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि तशबीह होता है, इस्तिआरा होता है, जो भी हमारे यहाँ वो इबलागियात में सन्नतें आती है, जैसे कि तजनीस होता है, तलमी होता है, तलमी होता है, ऐसे ही सन्नत मेरातुन नज़ीर, वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ रदीफ, काफिया, बहर, वज़न, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, वो सारी चीज़ें मिलाकर जो है शेरी इस्तिलाहात बनाती है। ठीक है। दूसरी जो क्वालिटी शायरी की है, शायरी को हम गा भी सकते हैं, शायरी को गा भी सकते हैं। जब हम नसर की बात करते हैं तो नसर जो होती है अदब का वो हिस्सा है जिसमें शेरी इस्तिलाहात का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, अदब का वो हिस्सा जिसमें शेरी इस्तिलाहात का इस्तेमाल यानी कि पोइटिक डिवाइसेस का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, यानी रदी, काफिया, बहर, वज़न, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल नसर में नहीं होता। ये सीधी सादी तहरीर होती है। ठीक है। ये बयान या तहरीर होती है। हाँ, ये रमूज में लिखी जाती है, और ये क्या बयानिया तौर पर हम लिखते हैं नसर। तो नसर को हम गा भी नहीं सकते हैं, नसर को गा भी नहीं सकते। तो इस तरीके से ये दो डिफरेंसेस, बड़ी मेन डिफरेंसेस, बुनियादी जो फ़र्क है शायरी और नसर में, वो आपको मैंने बताई। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेरी असनाफ कौन कौन सी है उर्दू में। तो आपको पता ही है, चूंकि ये बुनियादी लेक्चर है, तो ये आप जब भी क्लासरूम में पहली बार किसी क्लास में आप दाखिल होते हो ना, तो ये लेक्चर आप पहले बच्चों को, अगर आपको आता है तब भी आप ये बच्चों को पहले समझाए कि क्या किस में आता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनको सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती है। तो उसके बाद आप शेरी असनाफ के हवाले से उनको आगाह करिए। शेरी असनाफ, शेरी 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 असनाफ में आप बच्चों को क्या बताया करेंगे कि पहले हमद से हम शुरू करेंगे, हमद, फिर दूसरा नात, उसके बाद तीसरा गजल, आप चौथा बयान कर सकते हैं कसीदा, उसके बाद पांचवा मरसिया। इसी तरीके से आप कसीदा, मरसिया, मसनवी, मसनवी के बाद आप इसमें ला सकते हैं रुबाई, कत्ता, हम, नात, गजल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, कत्ता। उसके बाद आप ला सकते हैं गीत, ये भी एक शेरी सिनफ है, गीत। इसी तरीके से और भी असनाफ आती है इसमें, हम यहीं पर इक्तिफा करेंगे वगैरह। ठीक है। तो इसी तरीके से आप बच्चों को ये समझाया करें कि नसर में कौन कौन सी सिनफ आती है, यानी प्रोज में कौन कौन सी सिनफ आती है। इसमें आप उनको बताया करें कि नसरी असनाफ आप यहां पहले लिखेंगे, नसरी असनाफ। नसरी असनाफ में आप पहले उनको दो चीजें बताया करेंगे। ठीक है। नसर की दो किस्में हैं उर्दू में,
एक है अफसानवी नसर और दूसरी है गैर अफसानवी नसर। अफसानवी नसर में आप उनको बताएंगे कि इसमें 4 चीजें आती है। इसको अफसानवी नसर को आप फिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आता है दास्तान, दास्तान के बाद इसमें आता है नावल, नावल के बाद आता है तीसरा अफसाना, और अफसाने के बाद आता है चौथा ड्रामा को भी इसमें लाया जाता है, ठीक है। चूंकि इसमें भी कहानी होती है तो इसको भी अफसानवी नसर में लाया जाता है। अब गैर अफसानवी नसर की जहां तक बात है, यानी अफसानवी नसर वो नसर कहलाती है जिसमें कहानी पाई जाती है। अफसानवी नसर जिसमें कहानी पाई जाती है। गैर अफसानवी नसर से आप ये समझेंगे कि गैर अफसानवी यानी जिसमें अफसाना ना हो, जिसमें कहानी ना हो, जिसमें फसाना ना हो। तो इसमें फसाना यानी कहानी होती है, इसमें गैर अफसानवी यानी इसमें कहानी बिल्कुल नहीं होती है। इसको आप स्टार्ट कर सकते हो सवाने निगारी से, सवाने निगारी से। दूसरा आप इसमें ला सकते हो सीरत निगारी, इसी तरीके से तीसरा मजमून निगारी, मजमून निगारी, इसी तरीके से इंशाइया, इंशाइया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे सवाने, सीरत, मजमून, इंशाइया, मकाला है। इसी तरीके से छठा है, इसी तरीके से छठा जो है रिपोर्टाज है। इसी तरीके से जो है खाका निगारी है, खाका वगैरह। तो खाका के बाद सफरनामे भी है, खुतूत निगारी भी इसमें आती है। तो बहुत सारी असनाफ है जो इसमें आती है, लेकिन अभी हम इसी पे इक्तिफा करेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जुबान जो होती है, जुबान जो होती है इंसान के एहसासात, जज्बात, ख्यालात के इजहार के लिए एक जरिया है जुबान। उसके बाद हमने पढ़ा कि दुनिया में कम बेश आज की तारीख में 7,000 के करीब जुबानें पाई जाती हैं, लेकिन हर किसी जुबान में अदब नहीं लिखा जाता, क्योंकि कुछ जुबानें जो होती हैं बहुत महदूद इलाके में बोली जाती है या उनके बोलने वाले बहुत कम होते हैं, तो उसमें अदब नहीं लिखा जाता, उसमें अदब तहरीर नहीं किया जाता। तो अमूमी तौर पर जुबान जो होती है 2 किस्म की होती है, एक होती है तकरीरी जुबान और दूसरी होती है तहरीरी जुबान। तो जहां तक अदब की बात है, तो अदब किस चीज से बहस करती है? तहरीरी जुबान से। जो हम लिखने वाली जुबान जो होती है उसको, वही अदब पे हम उसी से बहस करते हैं, उसी का तजिया करते हैं। तो अदब, अदब किसको कहते हैं? अदब कहते हैं हर वो तहरीर जिसमें तदब्बुर हो, तफक्कुर हो, तखय्युल हो, एहसास हो, जज्बा हो, फिक्र की गहराई हो, तो वो अदब कहलाता है। हर कोई तहरीर अदबी नहीं होती, हर कोई तहरीर को हम अदब नहीं कह सकते जब तक कि उसमें एहसास, जज्बा, फिक्र, तखय्युल न ढाला जाए, तब तक वो अदब करार नहीं पा सकता। जैसे कि हम अखबार में तहरीर लिखते हैं तो वो अदब में हम नहीं लाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अदब को इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर की इंटरनेशनल लेवल पे 2 किस्में हैं। पोइट्री को हम उर्दू में कहते हैं शायरी या नज्म, और प्रोज को हम उर्दू में कहते हैं नसर, ठीक है। तो जहां तक शायरी की बात है, शायरी यानी नज्म की जहां तक बात है, तो शायरी अदब का वो हिस्सा है जिसमें हम शेरी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं। शेरी इस्तिलाहात कौन कौन सी है? पोइटिक डिवाइसेस, जैसे कि तशबीह है, इस्तिआरा है, तजनीस है, तलमी है। इसी तरीके से आप रदीफ, काफिया, बहर, वजन, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, इन तमाम चीज़ों को पोइटिक डिवाइसेस में ला सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं शायरी के लिए। तो ये ज़रूरी है इसके लिए। तो शायरी की दूसरी जो क्वालिटी है
وہ یہ ہے کہ اس کو ہم گا بھی سکتے ہیں. آپ کوئی حمد اٹھا کے لیجئے، آپ کوئی غزل اٹھا کے لیجئے، آپ کوئی نظم اٹھا کے لیجئے، آپ قصیدے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی گنگنا سکتے ہیں. تو شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کو گا بھی سکتے ہیں. تو جہاں تک نثر کی بات ہے، نثر ادب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو شعری اصطلاحات سے خالی ہوتا ہے. یہ سیدھی سادی تحریر ہوتی ہے، اس میں شعری اصطلاحات کا استعمال نہیں ہوتا ہے. نثر کو ہم گا بھی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو دو بنیادی فرق ہم نے پڑھی ہے. تو شعری اصناف یعنی کہ جو پوئٹک جنرز ہیں ان کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے حمد پڑھا، نعت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع، گیت. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اصناف ہیں، دوہے ہیں، ہاں، اور بھی بہت ساری اصناف ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک نثر کی بات ہے، نثر کی دو قسمیں ہیں عمومی طور پر. ہاں، تو یہاں پر ہم اور بھی چیزیں شاعری میں پڑھ سکتے ہیں. حیتی اعتبار سے نظم بذات خود ایک صنف بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں کھول کر بیان کریں گے. تو نثر کی جہاں تک بات ہے، نثر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے افسانوی نثر، دوسری ہے غیر افسانوی نثر. افسانوی نثر کو آپ فکشن بھی کہتے ہیں. ہاں، افسانوی نثر کو ہم فکشن بھی کہتے ہیں. افسانوی نثر میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک غیر افسانوی نثر کی بات ہے، غیر افسانوی نثر جس میں کہانی نہیں ہوتی ہے، اس میں سوانح نگاری ہے، سیرت نگاری ہے، مضمون نگاری ہے، انشائیہ نگاری ہے، مقالہ نگاری ہے، رپورتاج ہے، خاکہ ہے. اس کے بغیر بھی بہت ساری اصناف اس میں آتی ہیں، سفر نامے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے. اور جو اس کا دوسرا لیکچر ہوگا وہ کنکلوڈنگ لیکچر ہوگا. یہ صرف اسٹوڈنٹس یعنی طلباء کی رہنمائی کے لیے یہ دو لیکچرز میں کرنے جا رہا ہوں. اور اس سے فرسٹ کلاس سے لے کر پی جی تک کے بچے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. نہ صرف طلباء بلکہ جو ہمارے ہاں اساتذہ کرام ہیں، جو ہمارے اساتذہ کرام جو اولین دور میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لیکچرز جو ہیں، دو لیکچرز پرٹیکولرلی آج کا لیکچر اور دوسرا لیکچر جو کل انشاءاللہ میں کروں گا، تو یہ دو لیکچرز گائیڈ کا کام کریں گے آپ لوگوں کے لیے. اور میری گزارش ہے کہ سارے اساتذہ جب وہ اردو کی کلاس دینے جایا کریں گے تو یہ دو لیکچرز سے ہی سٹارٹ کیا کریں، کیونکہ ان دو لیکچرز سے آپ ان کو بنیادی چیزیں پہلے سمجھایا کریں گے. اس کے بعد باقی چیزیں جو ان کے سلیبس میں ہوا کریں گی تو وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن بنیادی چیزیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تو اساتذہ کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے، دوسرا بچوں کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ پارٹ 2 کا انتظار کریے گا اور اس کو بھی دیکھیے، کمنٹ بھی کریے گا. اس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں خامی نہیں ہوگی، خامیاں ہوں گی اور خامیاں ہوتی ہیں. چاہے میں 100% کوشش کروں تو خامیاں تو ہوں گی ہی. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں. صحت ٹھیک رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.